वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द महाराष्ट्र टीनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट्स 1948। दिस इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, बाय माई सेल्फ एडवोकेट कुशल सवान। To gain the maximum revenue from the lands in India, the British ruler introduced the three major forms of land settlement, namely zamindari, rayatwari and mahalwari system. Land settlement का मतलब है method used by the government to collect the land revenue. Now these system created intermediaries like zamindars and saukars between the state and the actual tillers of the soil. अब ये कैसे हुआ? एग्रीकल्चर इनकम वॉज अनसर्टन, आज भी है, हम सब लोगों को पता है, एंड द रेवेन्यू रेट्स वेर हाई एंड फिक्स्ड एवरी ईयर. बट एग्रीकल्चर इनकम तो फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स. तो रेवेन्यू पे करने के लिए फार्मर्स जो है मनी लेंडर से लोन लिया करते थे टू पे द लैंड रेवेन्यू, और उसके बदले में अपनी लैंड मॉर्गेज रखेंगे. दस द रेडी मनी वॉज अवेलेबल विथ सच मिडल मैन, यानी ये जो जमींदार साहूकार थे इनके पास रेडी मनी अवेलेबल था. किसी साल अगर ये अपना लोन नहीं पे करते थे तो वो धीरे धीरे करते करते वो वेटेज इतना बढ़ जाता था कि लैंड जो है वो उनको बेचनी पड़ती थी. दस सिस्टमैटिकली ड्यू टू सच सिस्टम द एक्चुअल कल्टिवेटर्स टर्न इनटू टीनेंट्स. टीनेंट्स कैसे कि ये भाई साहब तो एग्रीकल्चर करने वाले हैं नहीं, बट इनके पास अभी बहुत सारी लैंड है, तो ये इन्हीं कोई पर्सन को वो एग्रीकल्चर लैंड भाड़े पे दे देगा, क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई काम है नहीं और उसे वो कुछ आता भी नहीं है. सो जो लैंड ओनर है आज वो उसी लैंड पर टीनेंट बन गया. ठीक है, तो धीरे धीरे जो ओनरशिप है ये एक्यूमुलेट होती गई मिडलमैन्स के पास. सो दीज इंटरमीडिएटरीज जमींदार्स एंड साहूकार्स हैड नो इंटरेस्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड. अब जिसकी जो लैंड भाड़े पे ली हुई है वो तो खुद उसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं, और ज़मींदार को कुछ पड़ी नहीं है एग्रीकल्चर की. तो दस आफ्टर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ऑफ इंटरमीडिएटरी इंटरेस्ट वेर अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट बाय फ्रेमिंग द पॉलिसी लैंड टू द टीलर्स, यानी कसेल त्याची जमीन, यानी जमीन पर जो खुद कल्टीवेट करेगा वो लैंड उसी की. ठीक है, ये एक पॉलिसी बनाई गई, इसे हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो इन महाराष्ट्र अंडर सेक्शन 32 ऑफ द टीनेंसी एक्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1948, विच प्रोवाइड्स कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ राइट्स ऑफ द टीनेंटेड लैंड टू द टीनेंट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 1957, विच इज नोन एज द टीलर्स डे, यानी कि कृषक दिवस. अब इस दिन पर हुआ क्या? सो देर इज अ कंप्लीट सेल एंड परचेज ऑफ द लैंड ऑन द टीलर्स डे, यानी इस दिन पर जो भी आपने भाड़े पे दी हुई ज़मीन है, तो जो एक्चुअल जो कल्टीवेट कर रहा है वो उसका ओनर बन जाता है, वो उस ज़मीन को खरीद सकता है कंपल्सरीली. सो जो एक्चुअल टीलर्स थे अभी ये लैंड ओनर्स बन सकते हैं ऑन आफ्टर दिस डे. ये कैसे, ये हम लोग आगे देखते हैं. द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड जो था, जमींदार जो था, उसका जो टाइटल है ये इमीडिएटली ट्रांसफर होता है टू द टीनेंट ऑन द टीलर्स डे, यानी अभी इस लैंड पर जो है टाइटल लग जाएगा इस टीनेंट का. द टीलर्स हु परचेज द लैंड अंडर दिस एक्ट इज क्लासिफाइड एज अ ऑक्यूपेंट क्लास 2. अंडर दिस एक्ट जो टीनेंट इस लैंड को परचेज करेगा वो ऑक्यूपेंट क्लास 2 रहेगा. ठीक है, यानी वो इस लैंड का यूज़ तो कर सकता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो उस लैंड जो है वो इनहेरिट करेगा उसका सन, उसके बाद उसका सन, बट ये इस लैंड को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते. वहाँ पर ये सर्टन रिस्ट्रिक्शन डाले गए. सो द लैंड ऑफ ऑक्यूपेंट क्लास 2 इज हेरिटेबल बट ट्रांसफर ऑफ द लैंड इज वैलिड सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. सर्टन कंडीशन के बाद ही वो उसे ट्रांसफर कर सकता है. यानी जैसे नो लैंड परचेज बाय द टीनेंट शैल बी ट्रांसफर्ड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर, और कलेक्टर परमिशन तभी देंगे जब उस लैंड का यूज़ कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए किया जा रहा है, या एजुकेशनल या चैरिटेबल पर्पस, या कोऑपरेटिव फार्मिंग, या सिविल कोर्ट की डिक्री है कि उसको सेल करना है, एग्जीक्यूट करना है, या रिकवरी ऑफ एरर्स. यही कुछ रीजन्स है कि वो लैंड जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, बाकी कोई रीज़न से आप लोग उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि लैंड ट्रांसफ़र करना फ्रॉम लैंड ओनर्स टू द एक्चुअल टीलर्स. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जो ऑलरेडी लैंडलॉर्ड और टीनेंट का रिलेशन है उसको सुधारना. ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एक्ट इज टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टीनेंट, उसे रेगुलेट करना प्रॉपर तरीके से, ताकि उनके डिस्प्यूट के वजह से जो एग्रीकल्चर है, कल्टिवेशन है, ये सीरियसली अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो लैंडलॉर्ड्स निग्लेक्ट करते हैं इंप्रूवमेंट्स ऑफ द लैंड में, तो कल्टीवेशन जो है उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता. एंड फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीसेंट्स, ओके, एंड फुल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये टीनेंसी एक्ट बनाया जाता है. ठीक है, अब इससे होता क्या है,
दिस लैंड टू रेगुलेट एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, dwelling houses, sites, land belonging to or occupied by agriculturist, agriculture labor and artisans. यानी एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शंस होंगे. अगर मैं कोई फार्मर हूँ, मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैं किसी वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को अगर देता हूँ, वो उसकी खेती बाड़ी तो करेगा नहीं, उसके ऊपर कोई ध्यान देगा नहीं, तो ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा. तो लैंड ट्रांसफ़र करते वक्त जो आप लोग ज़मीन खरीद रहे हो, तो आप लोग प्रॉपर उस पर एग्रीकल्चर करोगे नहीं करोगे, ये प्रॉपर यहाँ पर गवर्न किया जाएगा इस लॉ के थ्रू. या आपने अगर किसी को भाड़े पे ज़मीन दे रखी, वहाँ पर कोई घर है, ठीक है, वो घर जो है वो भाड़े पे जिसको ज़मीन दी हुई, वो फार्मर उस घर को यूज़ करेगा, आप लोग उस घर को बेच नहीं सकते. तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन इस एक्ट के थ्रू डाले गए, जिससे हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी और अच्छे से बढ़े और डिस्प्यूट्स कम से कम हो. तो एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस 1 बाय 1 पढ़ेंगे अंडर दिस एक्ट. सो चैप्टर 1 का सेक्शन 1 कहता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, दैट दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज अ महाराष्ट्र टीनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट 1948. दिस विल बी एप्लीकेबल टू द बॉम्बे एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, यानी अभी जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1960 के बाद जो महाराष्ट्र एस्टेब्लिश हुआ, इस एरिया में ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा. सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डेफिनेशन, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू एंड प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोज अंडर दिस सीरीज.